प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में आज 4 राज्यों में मतों की गिनती हुई और अब तक कमोबेश सभी राज्यों में सत्ता की तस्वीर साफ हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की आंधी देखने को मिली है। बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश में अगली सरकार बना सकती है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में अगली सरकार बना रही है। बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश में कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं दिखी। पिछले विधानसभा में चुनाव में जीती गई 109 सीटों के मुकाबले अब तक मिले रुझान और परिणाम के आधार पर करीब 165 सीटों के साथ, यानी 56 सीटों की बढ़त के साथ बीजेपी वहां सरकार बनाएगी। राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। राजस्थान में बीजेपी ने रिवाज को कायम रखते हुए राज बदल दिया है। अब तक रुझान और परिणाम के मुताबिक राजस्थान में 199 सीटों पर हुए चुनाव और मतगणना में भाजपा को 115 यानी पहले के मुताबिक 42 सीटों का लाभ मिल रहा है और कांग्रेस 68 सीट यानी उसे कुल 30 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। कांग्रेस 69 सीटों पर सिमटती दिखती जा रही है। 3 राज्यों में कांग्रेस का सफाया बीजेपी कर रही है। रुझानों और अब तक के परिणामों में कांग्रेस केवल तेलंगाना में सत्ता में आती दिख रही है। तेलंगाना में केसीआर की भारत राष्ट्र समिति को जनता ने नकार दिया है। यहां कांग्रेस 44 सीटों के फायदे के साथ 63 सीटें हासिल करती दिख रही है और भाजपा को भी यहां जबरदस्त सफलता मिल रही है इस हिसाब से कि उसके वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है और भाजपा 1 सीट से बढ़कर 8 से 9 सीटें जीतती हुई प्रतीत हो रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में ही कांग्रेस को विश्वास था कि वो सत्ता में आ सकती है, लेकिन कांग्रेस का ये विश्वास अति आत्मविश्वास में साबित हुआ, अति आत्मविश्वास उसका साबित हुआ और जनता ने जहां एमपी में इनकम्बेंसी को नकार दिया तो वहीं भूपेश बघेल के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर साफ नजर आई। एक अंडर करंट भी साफ दिखे। सभी अनुमानों को नकारते हुए वहां बीजेपी सरकार में आ रही है और बीजेपी में इस जीत का जश्न मनाना भी शुरू हो गया है। थोड़ी देर बाद बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी मुख्यालय पर अगवानी करने के लिए जेपी नड्डा वहां पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ अनेक बड़े केंद्रीय मंत्री और संगठन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में वहां पर भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्रियों ने, समूचे संगठन ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। ये तो रही मतगणना की स्थिति, लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 3 राज्यों में शान से खिल रहा है कमल। कांग्रेस के हाथ में सिर्फ तेलंगाना। मोदी की गारंटी और पार्टी की रणनीति का विरोधी दलों के पास नहीं दिखा कोई जवाब। मध्य प्रदेश में 2/3 सीटों पर भाजपा आगे। 230 में से 166 सीट पर बीजेपी को बढ़त। कांग्रेस 63 सीट पर आगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, एमपी के मन में है मोदी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का किला ढहा। भूपेश बघेल को झटका, नहीं बचा पाए सरकार। बीजेपी बोली, जनता को है मोदी की गारंटी पर भरोसा। राजस्थान में नहीं बदला रिवाज। अशोक गहलोत की न चली जादूगरी न गारंटी। राज्यपाल को सौंपेंगे इस्तीफा। बीजेपी को 115 सीटों पर बढ़त। कांग्रेस 69 सीटों पर आगे। और तेलंगाना में केसीआर की हैट्रिक नहीं, लोगों ने नहीं किया भरोसा। 39 सीट पर सिमरती दिख रही है बीआरएस। कांग्रेस को 64 सीट पर निर्णायक बढ़त। 8 सीट पर बीजेपी आगे। तीन राज्यों में जबरदस्त जीत पर बीजेपी में जश्न। पार्टी हेडक्वार्टर से लेकर राज्यों के पार्टी दफ्तरों में बांटी जा रही है मिठाइयां। आतिशबाजी और पटाखों का दौर। और कल होगी मिजोरम विधानसभा चुनाव की मतगणना। ईसाई बहुल समाज की भावनाओं को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग ने लिया मतगणना टालने का फैसला। और 3 राज्यों में जीत का परचम फहराने के बाद भाजपा में जश्न का माहौल है। भाजपा मुख्यालय के साथ साथ राज्यों के मुख्यालयों में, संगठन कार्यालयों में लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर और पटाखे और नगाड़े बजाकर जश्न मना रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हैं अलग अलग राज्यों से, जहां पर 3 राज्यों में साफ तरीके से बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। पूरे के पूरे हिंदी भाषी क्षेत्रों में
मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी जबरदस्त जीत के साथ इस विधानसभा चुनाव में परिणामों के और अब तक मिले नतीजों और रुझानों के अनुसार चल रही है और ज़बरदस्त उत्साह का माहौल है। ढोल, नगाड़े, अबील, गुलाल। और कहा भी गया था बीजेपी की तरफ से कि इस बार 3 बार दिवाली मनाने का आग्रह किया गया था। एक बार तब जबकि दीपावली थी, दूसरी बार आज 3 दिसंबर को भाजपा अपने अनुमान के मुताबिक दीपावली मना रही है। और इसके बाद उन्होंने कहा था कि 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से आ रहे चुनाव परिणामों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा, जनता जनार्दन को नमन। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि भारत की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ सुशासन और विकास की राजनीति में है। उनका भरोसा भाजपा में है। भाजपा पर अपना स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद बरसाने के लिए मैं इन सभी राज्यों के परिवारजनों का, विशेषकर माताओं, बहनों, बेटियों का, हमारे युवा वोटर्स का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं उन्हें भरोसा देता हूं कि आपके कल्याण के लिए हम निरंतर अथक परिश्रम करते रहेंगे। इस अवसर पर पार्टी के सभी परिश्रमी कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से आभार। आप सभी ने अद्भुत मिसाल पेश की है। भाजपा की विकास और गरीब कल्याण की नीतियों को आपने जिस तरह लोगों के बीच पहुंचाया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। हम विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमें न रुकना है, न थकना है। हमें भारत को विजयी बनाना है। आज इस दिशा में हमने मिलकर एक सशक्त कदम उठाया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के लोगों को भी भाजपा का समर्थन करने के लिए आभार व्यक्त किया है। एक्स पर उन्होंने अपने संदेश में कहा, तेलंगाना की मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, भाजपा का समर्थन करने के लिए आपका धन्यवाद। पिछले कुछ वर्षों में यह समर्थन बढ़ता ही जा रहा है और आने वाले समय में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। तेलंगाना के साथ हमारा रिश्ता अटूट है और हम लोगों के लिए काम करते रहेंगे। मैं प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता के मेहनत और प्रयासों की सराहना करता हूं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 राज्यों के चुनाव में भाजपा को मिली अपार सफलता और समर्थन पर खुशी जताई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, जनता के दिल में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हैं। आज के चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि तुष्टीकरण और जाति में बांटने की राजनीति के दिन समाप्त हो चुके हैं। नया भारत पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पर वोट देता है। इस अपार समर्थन के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की जनता को नमन करता हूं। भाजपा की इस भव्य विजय पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना चुनाव के रुझानों और नतीजों के लिए वहां की जनता का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, उत्साहवर्धक समर्थन के लिए तेलंगाना के लोगों का आभार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा तेलंगाना के विकास की दिशा में काम करना जारी रखेगी। लोगों के सहयोग से हम निश्चित रूप से तेलंगाना को एक समृद्ध राज्य बनाएंगे। तेलंगाना भाजपा के कार्यकर्ताओं और प्रदेश अध्यक्ष श्री किशन रेड्डी जी को उनके अथक प्रयासों के लिए हृदय से धन्यवाद। और हमारे साथ इस स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राकेश शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राकेश जी, और साथ ही साथ हमारे साथ न्यूज़ रूम से हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा भी इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे जानेंगे राकेश जी, इस पूरे के पूरे अगर विजय को देखें या फिर चुनाव के परिणामों की एनालिसिस करें, स्पष्ट तरीके से दिखता है कि एंटी इनकम्बेंसी या जो परंपरागत एनालिसिस के जो रुझान है वो सभी न कहीं फेल होते दिख रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश में अलग ट्रेंड, राजस्थान में अलग ट्रेंड, एक साफ दिखती है बात, वो है पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। क्या कहेंगे, जिन लोगों ने परफॉर्म किया उनको रिवार्ड मिला, जो परफॉर्म नहीं कर पाए बाहर हो। नहीं, सबसे महत्वपूर्ण ये है इस चुनाव में, खासकर जब आप मध्य प्रदेश में देखेंगे, 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसमें कहीं ना कहीं स्वाभाविक तौर से 18 साल से यदि एक ही चेहरा रहता है तो चेहरे के खिलाफ नकारात्मक माहौल तैयार होता है। मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ और उसे काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 7 सांसदों को उतारा गया, जिसमें आपके 3 केंद्रीय मंत्री हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 18 साल के शासन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी नहीं है जी। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वहाँ पे पहलू हो जाता है। अब जब आपके 7 सांसद उतारे गए
तो जो वहाँ के मतदाता के सामने एक विकल्प आया कि हमें इस बार नया चेहरा मिल सकता है, और वो फायदेमंद रहा। दूसरी जो बात है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मोर्चे पे सामने आए इन तीनों राज्यों में, और उन्होंने मोर्चा संभाला। मतदाताओं के मन में जो 2014 से लेके और 2022 तक उनके काम है, उससे पैदा हुआ विश्वास वो मतदाताओं के मन में था कि यदि मोदी कुछ कह रहे हैं वो करेंगे, और उसी के कारण इस बार जो चुनाव नतीजे आए हैं वो सारे के सारे सारी की सारी जो थ्योरी थी उसको पलट दिए। हमारे साथ विनोद मिश्र जी हैं, सलाहकार संपादक। विनोद मिश्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, स्पष्ट तरीके से हमने देखा कि चाहे वो राष्ट्रवादी राजनीति हो या विकासवादी राजनीति हो, बड़ी तेजी से उस पर प्रहार किया गया जातिवादी राजनीति के तहत। खास तरीके से मैनिफेस्टो में भी ये दर्ज किया गया कि जातिगत जनगणना की जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने साफ तरीके से कहा गरीब, किसान, युवा, महिला 4 ही जातियां हैं, सबका विकास, सबका साथ, उस पर मुहर लगाया है जनता ने। क्या कहेंगे? सुनिए, अगर हम लोग जो देख रहे हैं अभी तक का अभी जो रिजल्ट का, और आप देख रहे हैं कि जो अभी तक इसका आ रहा है टैली में, तो जो आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये भारतीय राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है। टर्निंग पॉइंट मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि कुछ मोटी मोटी बातें जो है जो हम आपके सामने में रखना चाहते हैं, अपने दर्शक के सामने में, कि आप देखिए कि सबसे बड़े कांग्रेस के जो नेता है, कद्दावर नेता रहे हैं, वो एक तरह से कमलनाथ हो, या आप एक तरह से देख लें कि अशोक गहलोत हो, तो ये एक तरह से राजनीति में इनकी विदाई हो रही है। दूसरी तरफ आप देखें कि राजनीति में किस तरह से नए चेहरे बन के आते हैं। जो रमन्ना रेड्डी का आप देख रहे हैं कि अभी आप तेलंगाना में देखा है कि कैसे उन्होंने एक पूर्व सीएम को, तेलंगाना के सीएम को हराया है, तो दूसरा जो सीएम के कैंडिडेट थे कांग्रेस का रेवंत रेड्डी, उसको हराया है। तो ये जो चेहरे बन के आ रहे हैं, ये जो संभावनाएं आ रही, और ये जो रेलिवेंसी की बात है, तो आप ये देखिए कि कांग्रेस में से हो या बीजेपी के बड़े नेता में हो, कई लोगों का रेलिवेंसी को कांग्रेस मतदाताओं ने इस बार साबित कर दिया है। तो हम जब कभी भी इतना सर्वेक्षण हो या इतने सर्वे की रिपोर्ट हो, इन सब चीज़ों में हम पूरे तरह से मीडिया की बात कर रहे हैं कि हम जनता के मन टटोलने में शायद कहीं चूकते हुए। अब जो बात आप कह रहे थे कि उसमें देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि इंडिया गठबंधन की जो फाइटिंग थी, इंटर फाइटिंग थी, जो आप मध्य प्रदेश में दिख रहे थे, छत्तीसगढ़ में दिख रहे थे, राजस्थान में देख रहे थे, रेलिवेंसी के रूप में देखिए कि एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरते हुए अरविंद केजरीवाल की पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई। अब वो पार्टी ने 200 कैंडिडेट खड़ा किया था, आम आदमी पार्टी का, एक भी कैंडिडेट आपने देखा होगा, एक कहीं न्यूज के उसमें भी नहीं आया, कहीं सुपर नहीं चलते हुए देखा, कहीं स्क्रॉल में भी नहीं चला। आप बीएसपी को देख लीजिए, आप समाजवादी पार्टी को देखिए, मध्य प्रदेश में 42 कैंडिडेट मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया था, लेकिन एक कैंडिडेट जो है वहां अपना खाता नहीं खोल पाए। तो ये इस बात का साबित करता है कि जनता में आप जब अलग अलग चीज़ों को एजेंडा लेके जाते हैं, परसेप्शन लेके जाते हैं, कहीं कास्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कहीं फ्रीबी लेके जाते हैं कि दिल्ली में हमने कमाल कर दिया है जी, हम मध्य प्रदेश में भी कमाल कर देंगे, आपकी बात नहीं मानेगा। ये मोदी की गारंटी, जब बात आप कहते हैं कि मोदी की गारंटी चली है, तो जाहिर सी बात है कि जो जमीन पे लोगों को अभी तक फायदा मिला है, चाहे केंद्रीय योजना हो या शिवराज की लाडली जैसी स्कीम हो, और उसका फायदा अगर इसको स्टेट को मिल रहा है, तो एक केजरीवाल का हमने दिल्ली में कमाल कर दिया है, लोगों से क्या लेना देना। तो ये गारंटी की बात जब होती है ना, इस पूरे 5 राज्यों के चुनाव में गारंटी आपने देखा कि सारा हेडलाइन बन रहे थे। तो ये फर्क है कि आप अपनी गारंटी से लोगों के मन में उतरते हैं, और दूसरा जो गारंटी के बड़ी लिस्ट लेके आते हैं, दोनों को जनता परखती है, और जनता ने इस 5 राज्यों के चुनाव में इसका जवाब दिया है, वही जनादेश दिया। राकेश जी, विनोद जी कह रहे हैं साफ तरीके से जनता ने परंपरागत राजनीतिक समीकरणों को ध्वस्त करने के साथ साथ राजनीति करने के तरीकों को भी ध्वस्त कर दिया। मैं यहाँ पे एक महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूँ। हम हर बार ये बोलते हैं कि लाभकारी वर्ग, जी, हमें इसको थोड़ा सा अलग करके देखना होगा। दिल्ली में जो योजनाएं लागू की गई वो लाभकारी वर्ग है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं लागू की गई वो सामाजिक न्याय का है। अब आप देखें केंद्र सरकार ने कौन सी योजनाएं दी। प्रधानमंत्री आवास योजना किसको दे रहे हैं? बीपीएल कार्ड धारकों को।
प्रधानमंत्री की तरफ से जो मुफ्त अनाज दिया गया, किसको दिया गया? बीपीएल कार्ड धारकों को। आयुष्मान योजना किसके लिए है? बीपीएल कार्ड धारकों को। तो ये हमें दोनों को अलग अलग करके रखना पड़ेगा। नहीं रखेंगे तो लाभकारी योजना का तो मतलब ये हुआ कि एक मुफ्त में बांटा जा रहा, लेकिन नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि हमको सामाजिक न्याय देना है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य होता है समाज के सबसे नीचे पायदान पर खड़े व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना। और दिल्ली में जो योजनाएं लागू हुई हैं उसमें क्या है कि उसमें हमको वोट के लिए लाभ देना। तो लाभकारी योजना और सामाजिक न्याय वाली योजनाओं को हमें अलग तरीके से देखना होगा। हमें इसे एक राजनीतिक चश्मा लगा के नहीं देखना चाहिए। उसी से आगे जो विनोद जी कह रहे थे कि जो सामाजिक न्याय की योजनाओं के लाभार्थी हैं या जिनको वास्तव में उनका लाभ मिला है, समाज के किसी भी पायदान पर वो खड़े हैं, देश के किसी हिस्से में खड़े हैं, वो कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि चाहे वो परिवारवादी राजनीति हो, चाहे जातिवादी राजनीति हो, चाहे वो क्षेत्रवादी राजनीति हो, उससे कहीं इतर एक नई राजनीति बीजेपी प्रस्तुत कर रही, वो भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। किस तरीके से विनोद जी आप देखते हैं कि जो मतैक्यता या एक कोशिश की जा रही थी पुनवा बटोरने का, लेकिन आपने ही बताया कि मध्य प्रदेश में सपा बसपा सब खड़े रहे, सभी एक दूसरे से गलबहियाँ करने की जगह जगह जोर आजमाइश करते रहे, किस रूप में देखते हैं इन परिणामों का असर इंडिया अलायंस से? मैं एक्चुअली यही चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो टर्निंग पॉइंट सब कुछ है और हाईलाइटेड जो सामने में हम लोगों के सामने में दिख रहा है कि इस राजनीति का और इस इलेक्शन का, 5 राज्यों के इलेक्शन का मैसेज क्या है। तो जाहिर सी बात है इस इलेक्शन जिसमें हम सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस से मुखातिब। एक्सीडेंट हो रहे हैं, वहाँ पे एक फ्लाईओवर बनाने की बात हुई है। गोरखपुर का उत्तरी रिंग रोड बनाने की भी चर्चा हुई है। और 2 अन्य जो महत्वपूर्ण मार्ग हैं गोरखपुर से जुड़े हुए, गोरखपुर से सिलीगुड़ी के लिए और गोरखपुर से एक शामली के लिए, ये सभी मार्गों की भी चर्चा आज यहाँ पे हुई है। जो आने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ विकास परियोजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे थे। विनोद जी आप अपनी बात कंटिन्यू करें। आप ये कह रहे थे कि एक नया नैरेटिव कहीं ना कहीं सेट हो रहा है और ये इसके निहितार्थ कहीं ना कहीं 24 के लोकसभा चुनाव को किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं? अश्विनी जी, मैं यही कह रहा था कि इसका अगर आप देखेंगे अभी तक के रिजल्ट का और अभी तक का जो अभी रुझान है उसके नतीजों में अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो ये साफ साफ कह सकते हैं कि एकदम दीवार पे लिखा हुआ सामने में दिखेगा कि आप जो ये ब्लफ की जो सियासत है या परसेप्शन की जो सियासत है, एजेंडे की जो सियासत है, उसमें जनता ने अपनी एक नई सियासत की इबारत दी है। जैसे मसलन मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी की आप जो 4 स्टेट में 5 स्टेट में जो रैलियां हुई है, कांग्रेस के सबसे बड़े स्टार प्रचारक में राहुल गांधी थे। सबसे ज़्यादा डिमांड राहुल गांधी की थी इन सारे स्टेट में। और आप देखिए कि उस इलेक्शन में राहुल गांधी का सिर्फ एक एजेंडा था, जातीय जनगणना, और उसके बाद उनका एजेंडा वो बताते थे उसमें कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। और ये जितनी आबादी उतना हक को लेके ये छत्तीसगढ़ में भी वो टटोल रहे थे कि कहीं मोदी ब्रांड जो है, मोदी मैजिक जो है, इसका काट वो जाति से देख रहे थे। लेकिन दरअसल में ये उस बात को परसेप्शन जो ये चीज़ें दिखाती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लेकर के आएगी। आज के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सफलता तीनों राज्यों में प्राप्त हुई है, इसके लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों में जुड़े हुए जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, उन संबंधित राज्यों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। इन शानदार विजय के लिए संबंधित राज्यों के नेतृत्व को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि कह रहे हैं कि स्पष्ट तरीके से इन राज्यों के जनादेश ये परिलक्षित होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में, और जनता एक बार फिर मौका देगी केंद्र सरकार को 2024 में। और उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया संगठन से जुड़े और अन्य पदाधिकारियों का। विनोद जी, वही बातें जो आपसे हम कह रहे थे कि 24 में कितना असर होगा, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि स्पष्ट तरीके से ये परिणाम सेमीफाइनल के रूप में देखे जा सकते हैं फाइनल से पहले।
जी जी सुनी जी, आप ये देखिए कि योगी आदित्यनाथ सब बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारकों में से थे। राजस्थान में उनकी कई रैलियां हुई है, आप तेलंगाना में भी उनकी कई रैलियां हुई है, और रैलियों के साथ साथ उनका रोड शो भी देखने वाला था। आप जो ये तेलंगाना में देख रहे हैं कि 1 से बीजेपी 8 पे पहुंची है, तो उसमें जो बीजेपी टीम ने काम किया है उसको भी आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा उसमें ये योगदान बना है इन लोगों का। दूसरी बात जो मैं कह रहा था, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत ये है कि जनता ने किस तरह से इस चीज़ों को एक आईना दिखाने की कोशिश की है कि आप जब इलेक्शन एमपी के इलेक्शन में जब ये कार्ड चला रहे थे, जाति गणना की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि ये 72 सेक्रेटरीज में सेंट्रल में सिर्फ 3 ओबीसी के सेक्रेटरी हैं, इसमें हम एक्सरे मशीन से उसको ये दिखाना चाहते हैं जाति गणना से, ये आपका नैरेटिव नहीं चला। क्योंकि जब बीजेपी में एक बात को कई बार कहा गया है कि बीजेपी में एक सबसे बड़े ओबीसी का और नेता तो खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी है, सबसे ज़्यादा एमपी हैं, सबसे ज़्यादा एमएलए इस देश में ओबीसी से है। तो ये सारा परिवार जब बीजेपी का इस तरह से ये बटा हुआ है, ये जनता में आप परसेप्शन से कैसे इसको गलत कर दें? ये सब चीज़ें समझने की बात है कि जनता अब इस भ्रम में नहीं है। आप अगर बेहतर विकास का मॉडल लेके आएंगे, जिसे मोदी जी कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, इस गारंटी में लोगों का जब तक भरोसा नहीं जीतेंगे तब तक शायद इस तरह के इलेक्शन में आप 2024 में भी आप जो मिशन 24 के लिए बना रहे हैं उसमें भी शायद यही कंटिन्यू करेंगे। जो बात अभी जोगी जी कह रहे थे कि मोदी का जो मैजिक है वो मैजिक अभी इंडिया में इसी तरह से चलेगा, जो इसका एक टेलर आपको ये 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों में आप देख रहे हैं, 4 राज्यों में इसमें देख रहे हैं। राकेश जी, जैसा विनोद जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा प्रभाव और लाभ भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में दिखेगा। अब जबकि फिर वही मूल बात कि सभी राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल खास करके, और एक प्रमुख राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस, वो भी जब क्षेत्रीय दलों जैसे ही बर्ताव करने लगे, जातिगत जनगणना और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, लोहिया जी के ज़माने से वो नारा चल रहा है, एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कहाँ खड़ा पाते हैं? एक प्रधानमंत्री का जो विराट व्यक्तित्व है, जो भाजपा की जो विराट संगठन शक्ति है, उसके सामने जो इंडिया अलायंस के जो आपस के मतभेद हैं, स्पष्ट तरीके से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में साफ दिखे। किस तरीके से देखते हैं कि ये एक उत्साह बढ़ाने के साथ साथ दूसरे राजनीतिक दलों के लिए उन मूलभूत मुद्दों पर लौट आने की सलाह है जो कि विकास से जुड़े हुए हैं? देखिए, इनको सबको अलग अलग तरीके से देख के जब आप एक जगह समग्रता के साथ देखेंगे तो आप पाएंगे कि सारे विषयों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे अलग हैं। जैसे विधानसभा चुनाव जब आया तो सबसे पहले आप देखें, बिहार से जहां जातिवादी राजनीति का बोलबाला है वहां से जातिगत जनगणना का मुद्दा उछाला गया जी। उसमें सारा विपक्षी दल, यानी यहाँ तक कि कांग्रेस जो अभी तक इन सारी बातों से खुद को दूर रख के चल रही थी, और वो भी गांधी पार्लियामेंट में उन्होंने कहा, महिला आरक्षण विधेयक के चर्चा के दौरान सबसे पहले उन्होंने कहा क्षेत्रीय राजनीतिक दल जैसी हरकत। तो उन्होंने मतलब कांग्रेस भी जातिगत जनगणना के पक्ष में आ गई और उसको भी लगा कि यदि ये धारदार हो गया तो हम भारतीय जनता पार्टी के काट के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। हुआ क्या, चुनाव परिणाम आज आया है और आप देखिए कि कांग्रेस के 2 बड़े ओबीसी लीडर के नेतृत्व में कांग्रेस हार गई, भूपेश बघेल और अशोक गहलोत। कहीं ना कहीं जो ओबीसी वर्ग है वो भी ये चयन करते समय ये देखता है कि हम किस ओबीसी लीडर के पीछे खड़े हों, और उसमें आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी ओबीसी लीडर के तौर पे भी स्वीकार्य हैं। अब दूसरा विषय आता है कि विकास का। विकास के मुद्दे पर सिर्फ वायदा करने से आप जनता को ज़्यादा दिन तक नहीं बरगला सकते, आपको उसका परिणाम देना होगा। 14 से लेके और 23 तक के आप पूरे भारत सरकार के विकास कार्यों को देखिए तो आप पाएंगे कि मोदी जो कहे वो किए। इसीलिए मोदी जी ने एक स्लोगन दिया, सबका साथ सबका विकास, और उसमें सबका साथ सबका विकास में वो सबसे बड़ा मुद्दा है जो वो काउंटर हुआ कि अल्पसंख्यक वर्ग को साइड करके चला जा रहा है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जो आपकी राज्य सरकार की योजनाएं चल रही, लाडली बहनें योजना में क्या मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिल रहा जी, सबको, फिर सभी केंद्र प्रायोजित, तो केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं उस योजना में कोई बांट के नहीं देखा जा रहा कि जाति धर्म संप्रदाय के हिसाब से बांट के देखा जा रहा, सबको समग्रता के साथ, यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, भारत का नागरिक है, उसको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, उसको स्वावलंबी बनना चाहिए और उसको आगे बढ़ना चाहिए। और अलग अलग मौकों पर प्रधानमंत्री जी ने यही कहा भी और वो परिणामों में भी दिखता है। विनोद मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे,
मध्य प्रदेश साफ तरीके से मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं। राजस्थान बीजेपी ने कहा मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं। सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम और व्यक्तित्व तो था ही, लेकिन एक और उसमें कहीं ना कहीं निहितार्थ ये छिपा है कि सेकेंड जनरेशन ऑफ लीडरशिप कहीं ना कहीं बीजेपी सहर्ष तरीके से एक पौधशाला अपनी बना के तैयार करती है और वो समाज को, संगठन को प्रस्तुत करती है। वहीं केसीआर परिवार तक सिमटे रहते हैं। 75 साल से कांग्रेस जो है अपने परिवार तक सिमटी रहती है। अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दल खासतौर से प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों जैसे अपने परिवार के कंपनी जैसे चलाते हैं। किस तरीके से सेकंड जनरेशन ऑफ लीडरशिप भी एक तरीके से बीजेपी ने स्वीकार किया है और जनता ने भी। हम सुनाते हैं अपना प्यार प्रमोद कृष्णन जी मुखातिब हैं। सहयोग देगी, वो भारत के सिंहासन पे बैठेगा। प्रमोद कृष्णन जी कांग्रेस के नेता हैं और समादृत नेता हैं कांग्रेस में। थोड़ा इस समय कांग्रेस से वो खुद ही कांग्रेस ने उनको साइडलाइन कर रखा है, इसलिए कि वो ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो कि कहीं जनभावनाओं से संबंधित होती हैं। विनोद जी, आज प्रमोद कृष्णन जी की एक और बाइट आई थी, एक उन्होंने टिप्पणी की थी कि ये जो परिणाम है कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति की जो अवहेलना की जाती है या फिर सनातन का जो श्राप है, एक बार दोपहर में उन्होंने कहा था, अभी कुछ और उनकी प्रतिक्रिया निश्चित तौर से हम सुनाएंगे आपको। किस रूप से देखते हैं कि जो एक सनातन को एक धर्म विशेष से न जोड़कर भारत भारतीयता से समग्रता में देखते हुए जब हम लेके चलते हैं, उस पर जब प्रहार किया जाता है तो कोई भी वर्ग हो कहीं ना कहीं वो आहत महसूस करता है। राजनीतिक दल ये समझ नहीं पाते हैं। प्रमोद कृष्णन इससे पहले उन्होंने साफ तरीके से कई बार चेताया भी। वो कहाँ आपको परिणाम और चुनाव के नतीजों में देख? सुनिए, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि सबसे भी जो प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के एकमात्र एक सिंगल नेता है, जो बात आप सही कह रहे थे कि उन्होंने इस बात को बार बार कांग्रेस को एहसास कराया था और इसको याद दिलाया था अपने नेतृत्व को कि क्या कांग्रेस में सनातन की परंपरा मानने वाले और मेरे जैसे कोई साधु और मेरे जैसे कोई संत, उसकी कोई जगह नहीं है। जब आप देखिए कि तमिलनाडु से ये अभियान शुरू हुआ था सनातन विरोध का, और उसमें कहा गया कि ये सनातन को ख़त्म कर देना चाहिए, ये बीमारी है, ये कैंसर है, ये बला बला जितनी भी चीज़ें उसको नहीं कहना चाहिए, वो चीज़ें चली। और कांग्रेस की तरफ से उसकी निंदा करने के बजाय कर्नाटक के कई मंत्रियों ने आगे बढ़ के उसको सपोर्ट ही किया था। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के जो पुत्र हैं प्रियांक खड़गे, उन्होंने भी इससे बढ़ चढ़ के बयान देना शुरू किया उदयनिधि स्टालिन के सपोर्ट में। तो आप ये देखिए, लेकिन एमपी के चुनाव में आते आते वही कमलनाथ जो है वो गेरुआ वस्त्र पहन के और भागवत कथा सुन के इस बात को साबित करने लगे कि हम भी सनातनी हैं और विशुद्ध, और ये हिंदुत्व वाला जो बीजेपी का इस पे ब्लेम लगा रहे थे, तो उससे बड़ा बढ़ चढ़ के वो बता रहे थे। उसी तरह से आप छत्तीसगढ़ में जाइए तो वो भी कौशल्या मंदिर से लेके रामगमन यात्रा तक का एक बड़ा सा रूट प्लान कर रहे थे। तो आप जब ये चीज़ें जब तमिलनाडु में सनातन पे इस हमले होते रहे और कांग्रेस के लीडरशिप जो है वो बिल्कुल खामोश रही, और जैसे ही वहाँ पे एमपी में इलेक्शन है तो आप हिंदू बनने लगे, तो ये डुप्लीकेसी पे आप कह सकते हैं प्रमोद कृष्णन ने अच्छा बताया था। उसमें में एक दो टूक बात करने के लिए सामने में उन्होंने अपनी बात रखी थी, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, आप ही के सिलसिले में जब आपने बात रखी है, आपने कभी देखा है कि भारत के चुनाव में कभी आप हमास और इजराइल का कोई मुद्दा बना हो? और ये इस बार आप देखिए कि पूरे इलेक्शन में तेलंगाना से लेके और आप छत्तीसगढ़ तक के इलेक्शन में प्रियंका गांधी लगातार फिलिस्तीन के मुद्दे को लेके वो लगातार इजराइल पे हमलावर रही। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का और देश का जो स्टैंड है उससे अलग हट के कांग्रेस ने अपना स्टैंड लेते हुए केरल में बड़ी बड़ी रैलियां की। जी। इन सब चीज़ों का मतलब साफ था कि आप जो गोल बंद करने की कोशिश कर रहे हैं इजराइल में हमास और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट को, ये आप साबित कर रहे हैं कि भारत में कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से इजराइल को समर्थन करते हुए दिख रही है, तो इसलिए वो सारे पोलराइज होंगे। ये सारी चीज़ें आप एक तरह से देश के व्यवस्था और देश की जो नीति है उसको आप गलत करार दे रहे थे। शायद इसका भी नतीजा आपको एमपी में देखने को मिला है और इसका भी प्रभाव आपको राजस्थान में देखने को मिला है। जी अश्विनी, राकेश जी, जैसा विनोद जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व के मामले पर या फिर एक छद्म तरीके से उसको जनमानस में प्रचारित करने की कोशिशें बार बार की जाती हैं, चाहे जनेऊ दिखा के, चाहे वो मंदिरों में जाके आराधना करके। छत्तीसगढ़ के मामले में बात करना चाहूँ। छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो राम वन गमन पथ पूरा का पूरा बनाया गया, बहुत सारी योजनाओं को वहाँ पर जब धरातल पर लाया गया। उसके अलावा रामलला इधर कहे जाते हैं हमारे उत्तर भारत में, उन्होंने कहा कि भांजा राम, हमारे तो भांजा हैं राम। कौशल्या के जिक्र करते हुए वहाँ से श्री राम जी के वो जोड़े गए।
सॉफ्ट हिंदुत्व के मामले पर कांग्रेस काफ़ी कुछ कोशिश करती रही, अलग अलग तरीके से करती रही। किसी तरीके का कोई ध्रुवीकरण, राजनीतिक ध्रुवीकरण इस पूरे 5 राज्यों में चुनाव के दौरान नहीं दिखता। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो ये बहुरूपियापन किया जाता है उसको भी कहीं ना कहीं जनता नकार रही है, वो परिणामों से दिखता है? राकेश जी, देखिए क्या है सनी भाई कि तुष्टीकरण की राजनीति से आप बहुत लंबी यात्रा नहीं कर सकते। कांग्रेस जिस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति करती है कि जब आप यूपी में कोई घटना होती है तो आप उसके लिए प्रियंका जी और राहुल गांधी दोनों सारी बाउंड्री तोड़ के जाना चाहते हैं, लेकिन राजस्थान में जब कोई घटना होती है और आपकी सरकार होती है तो आप जाने से परहेज करते हैं। जी। तीसरा, जब चुनाव आता है तो आप कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के चलते हैं। जब चुनाव आता है तो हम बस इस समय एक बड़ी जानकारी देते हैं। राजस्थान में भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। भाजपा ने अब तक 103 सीटों पर कब्जा कर लिया है। परिणाम 103 सीटों के अब तक जो परिणाम आए उनमें भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। सभी घोषित परिणामों में 103 सीटें भाजपा ने हासिल कर लिया है। 200 सीटों की इस विधानसभा में 100 सीटों की ज़रूरत होती है। भाजपा ने 103 सीटें पर कब्जा किया है। 103 सीटों पर भाजपा ने अब तक जीत हासिल कर ली है। अब तक जो नतीजे घोषित किए गए हैं तो स्पष्ट तरीके से भाजपा ने राजस्थान में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। फिलहाल 103 सीटों पर भाजपा ने निर्णायक जीत हासिल की है, निर्णायक बढ़त हासिल की है। और जो बहुमत का आंकड़ा है 100 सीटों का, 199 सीटों पर चुनाव हुए थे। रुझान और नतीजे जो अब तक थे वो ये बताते कि 115 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं। जो परिणाम अब तक घोषित किए जा चुके हैं उन घोषित परिणामों में से 103 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज कर ली है। राजस्थान की अगर बात करें तो 69 सीटें अब तक परिणाम और रुझान के मुताबिक कांग्रेस को हासिल हो सकती हैं। 30 सीटों का वहाँ नुकसान हो रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले अगर देखें तो 42 सीटों का लाभ हो सकता है राजस्थान में भाजपा को। राजस्थान में इससे पहले भाजपा ने 42 सीटों का उसके लाभ मिलता दिख रहा है और साफ तरीके से जो बहुमत का आंकड़ा है 100 सीटों का उसको पार कर लिया है भाजपा ने। 103 सीटें हासिल कर चुकी है भाजपा। हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल वैरुस्टो जुड़ रहे हैं जयपुर से। विशाल, अगर देखो तो जिस तरीके से नतीजे और रुझान है 115 का आंकड़ा बताया जा रहा है, स्पष्ट तरीके से घोषित परिणामों में 103 का आंकड़ा भाजपा ने हासिल कर लिया है, बहुमत से पार हो गई है भाजपा। अब क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ वहां पर सरगर्मियां, क्या कुछ राजनीतिक घटनाक्रम? विशाल, देखिए अश्वनी, अभी कुछ देर पहले ही जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें सभी जीते हुए विधायक जिसमें वसुंधरा राजे भी शामिल थी, वो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा कि अब आला कमान को फैसला लेना है कि राज्य की कमान किसके हाथों में जाएगी। तो बहुत से नामों की चर्चा हो रही है। मैं अभी राज्यवर्धन राठौर जो है, जो झोटवाड़ा से विधायक जीते हैं, उनके घर से निकला हूं, उनका मैंने अभी इंटरव्यू किया और उन्होंने ये कहा कि पार्टी जो भी आला कमान मुझे जिम्मेदारी सौंपेगी वो मुझे स्वीकार होगा। और उनका भी नाम है, हम ओम बिरला का नाम चल रहा है, जबकि वो लोकसभा के स्पीकर हैं। अर्जुन राम मेघवाल का नाम चल रहा है जो कि केंद्रीय कानून मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। तो ये तमाम जो नाम है वो मीडिया में चल रहे हैं। लेकिन अब जो बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और इसका फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेना होगा। लेकिन 5:30 बजे राज्यपाल से मिलकर अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है और एक रिक्वेस्ट भी किया उन्होंने बीजेपी से कि उम्मीद करता हूं कि जो योजनाओं का उन्होंने अनाउंसमेंट किया था बीजेपी उसको रोकेगी नहीं, लेकिन जन कल्याण में उनको जारी रखेगी। लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं कि जब फ्रीबी की पॉलिटिक्स होती है तो आप तमाम योजनाएं चुनाव के मद्देनजर अनाउंस जरूर कर देते हैं, लेकिन आने वाली सरकार के लिए एक बहुत भारी चुनौती हो जाती है, क्योंकि जो एक्सचेकर होता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। अश्विनी जी, विशाल, निश्चित तौर से आप जो जानकारी दे रहे हैं कि अलग अलग नामों पर विचार हो रहा है और सभी जो वो होगा पार्टी हाईकमान या फिर भाजपा एक लोकतांत्रिक तरीके से इस मामले पर वो करेगी, अपना निर्णय लेगी और अपने राज्य और कार्यकर्ताओं को बताएगी। किस रूप में देखते हैं जो परिणाम आए हैं विशाल, अगर देखें तो किस रूप में देखते हैं? बहुत बड़े घोषणाएं की गई, बहुत सारे वादे किए गए, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित मैनिफेस्टो में अगर देखें तो बातें जो की गई वो राज्य सरकार के अपने दावे थे। कहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिली, किन कारणों से, और क्या कुछ चूक रही कांग्रेस की अगर देखें चुनाव परिणामों को देखते हुए? देखिए अश्विनी, मैं
काफी ट्रैवल कर रहा हूँ राजस्थान में। पिछले 1 महीने से मैं राजस्थान में हूँ। तो जो अशोक गहलोत की योजनाएं थी उनमें कोई खामी नहीं थी, वो जन कल्याणकारी योजनाएं अच्छे से परकुलेट कर गई थी। लेकिन एक जो मेजर डिफरेंस मुझे देखने को मिला, बीजेपी ने भी मुद्दे उठाया, कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, लाल डायरी का मुद्दा उठाया, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों पार्टियों में देखने को मिला वो ये था कि एक तो संगठन बीजेपी का बहुत मजबूत था और ऊपर से जो गार्निशिंग थी वो स्वयंसेवक संघ की थी जो हमेशा से रहती है, और उधर कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर था। ये बात मुझे खुद सीपी जोशी जो राजस्थान विधानसभा में स्पीकर है थे, अब तो उनकी सरकार चलेगी, उन्होंने बताया। और वो सीपी जोशी भी चुनाव हार गए, और सीपी जोशी के अलावा प्रताप सिंह खाचरेवास जो भैरव सिंह शेखावत के भतीजे हैं सिविल लाइन से, वो भी नए कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा। गोपाल शर्मा जो कि जर्नलिस्ट हैं उनके सामने चुनाव हार गए। बीडी कल्ला जो बीकानेर से शिक्षा मंत्री राजस्थान में, वो चुनाव हार गए। तो जब मंत्री चुनाव हार रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपका संगठन ने आपको सपोर्ट नहीं किया। और जो इनफाइटिंग थी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, वो साफ तौर पर एक मेजर डिफरेंस थी, और जिसने एक जिसको कहना चाहिए कि एक जो डिफरेंस है जो तय कर देता है कि भाई इस मुद्दे पर आप अपनी जीत और हार का फैसला होगा। वो जो इनफाइटिंग थी वो सबसे बड़ा मुद्दा था। अभी भी जब वो मीडिया से मुखातिब हुआ अशोक गहलोत, उनसे पूछा गया कि सचिन पायलट वाला मुद्दा, इस मुद्दे पे वो चुपचाप मुंह फेर के चले गए और उन्होंने जवाब नहीं दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल बैरिस्टो हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े राकेश शुक्ला जी स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ सलाहकार संपादक हमारे साथ विनोद मिश्रा जी हैं, न्यूज़ रूम से जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से विशाल हमारे संवाददाता लंबे समय से राजस्थान में हैं, राजस्थान से संबद्ध भी हैं, वो किस रूप में देखते हैं जो जादूगरी की बात कही जाती थी? एक तो ये बात जो इन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी योजनाएं जारी रखी जाए। मुझे याद आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि जो लोक कल्याणकारी जनहितकारी योजनाएं हैं, भाषण में उन्होंने कहा भी था, वो तो जारी रहेंगी। किस रूप में देखते हैं कि पूरा का पूरा कांग्रेस का संगठन या फिर आपस की जो सचिन पायलट और अपेक्षित अशोक गहलोत की जुगलबंदी थी वो भी कायम नहीं हो पाई? भीतरघात या फिर ऐसे असंतुष्ट, इन सब का क्या कुछ असर था? देखिए, जो अशोक गहलोत जी हैं पिछले 36 महीने से वो जूझ रहे हैं अपनों से। जी। अपनों में सबसे बड़ा जो उनके लिए दंड करने वाले थे वो हैं सचिन पायलट। ऐसी स्थितियों में हमेशा वो इसी ऊहापोह में रहे आए कि कब केंद्रीय नेतृत्व उनको हटा सकता है। लेकिन समस्या वहाँ पे ये थी कि यदि अशोक गहलोत जी को केंद्रीय नेतृत्व यानी पार्टी आला कमान, कांग्रेस आला कमान बदलता तो सरकार आगे चल पाना कठिन होता। जैसा देखा था उन दोनों को सीएम है, सीएम होने वाला है, सीएम है बोल के मैं नहीं देखा। मैं टीआरएस कैंडिडेट, कांग्रेस कैंडिडेट से लड़ रहा हूँ। मैं बीजेपी कैंडिडेट हूँ, मैं लड़ लिया और अपना आम आदमी पूरा अपन को सपोर्ट करा, जिताया और जीत लिया, बस उतना ही। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उन लोगों को वो सीएम है, ये सीएम है बोल के नहीं सोचा कभी भी। दे आर नॉर्मल कैंडिडेट्स, दैट्स इट। अब प्रेजेंटली कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करने पर है, तो ऐसे में आप जो डेवलपमेंट कामारेड्डी में किस तरह से? गवर्नमेंट जो भी रहने दीजिए, राज्यांग राजनीति में राज्यांग उसमें क्या है, अभी कॉन्स्टिट्यूंसी का अलोकेशन फंड अलग ही रहता। उसमें डबल पीएचडी पढ़ने वाले को ज़्यादा देते, अगर अंगूठी छाप वाले को कम देते बोल के नहीं रहता। कॉन्स्टिट्यूंसी परेड कैपिटल बोल के रहते, वो परेड कैपिटल के जैसा जितना आने का है, जो भी रहने दो, मैं रहने दो, दूसरा रहने दो, वो आते रहता। इसके वजह से गवर्नमेंट कुछ भी होने दो, जो गवर्नमेंट में रहता है उसका ही डेवलपमेंट है होता बोले तो अगला दिन में कामारेड्डी में उन लोग नहीं जीतना। अगर काम करे तो ना जीतेगा, अगर काम नहीं करा, मैं पब्लिक को बोल देता हूँ इन लोग काम नहीं करने दे रहा, नहीं कर रहा बोल के। हमारा को सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट को नहीं देते सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं रहते, राजनीति में ऐसे नहीं रहते। जो गवर्नमेंट ये के वेंकटरमण रेड्डी, कटिपल्ली वेंकटरमण रेड्डी, जिन्होंने कि मौजूदा सीएम और भावी सीएम दोनों को शिकस्त दी है। कामारेड्डी सीट, जिसको बैटल ऑफ मदर ऑफ बैटल, पूरा का पूरा तेलंगाना की मुख्य जो सीट सबसे ज़्यादा सबकी जहाँ पे नज़र थी, कामारेड्डी सीट, वहाँ पर के वेंकटरमण रेड्डी ने दोनों लोगों को शिकस्त दी है। राकेश जी, किस रूप में देखते हैं? एक और हम टिप्पणी देखते हैं, एक और टिप्पणी देखते हैं। इस समय अशोक गहलोत पहुँचे हैं राजभवन और अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा है, जो कि संवैधानिक बाध्यता होती है, संवैधानिक स्थितियां होती है जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आ जाते हैं। तो
अगली सरकार का गठन हो तो उस क्रम में ये औपचारिकताएं की जाती है, यानी कि साफ तरीके से अपनी हार को स्वीकार करते हुए राजभवन पहुंच के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी हार स्वीकार की और भावी सरकार के गठन का मार्ग भी प्रशस्त किया है। राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे किस रूप में आप देखते हैं कि बीजेपी तेलंगाना की ही अगर बात करें कि वेंकटरमण रेड्डी का हमने देखा 1 सीटें थी इससे पहले बीजेपी की, वहाँ पर तेलंगाना में भी जो चाहे पीएम के ट्वीट हो या फिर अमित शाह की जो टिप्पणियाँ हों, कहीं ना कहीं जनाधार बढ़ता हुआ दिख रहा है, जनाधार तेज़ी से बढ़ रहा है, एक के मुकाबले 8 से 9 सीटें मिलती दिख रही। उसके अलावा साथ ही साथ वहाँ पर अगर देखें कट्टर राजनीति करने वाले IMIM जैसे जो क्षेत्रीय दल हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में दिख रहे हैं कि जनता, हमें 2018 से देखना होगा। 2018 में भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव लड़ी। हम एक बार और रोकेंगे, हम आप दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरीके से अशोक गहलोत राजभवन पहुँचे हैं। अशोक गहलोत पहुँचे हैं राजभवन और उन्होंने अपना हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफ़ा राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंपा है। और ये संवैधानिक प्रक्रिया होती है, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव या जिन भी राज्यों में चुनाव होते हैं उस प्रक्रिया के तहत जो सत्तासीन दल होते हैं वो राजभवन पहुंचकर या फिर आगे की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है। तो इसके निहितार्थ ये है कि स्पष्ट तरीके से कांग्रेस ने वहाँ अपनी हार मानी है। अब तक रुझान और नतीजों के मुताबिक 69 सीटों पर सिमटती दिख रही है कांग्रेस, 30 सीटों का उसे नुकसान हुआ है। अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री राजस्थान है वो पहुँचे हैं, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सौंपा है राज्यपाल कलराज मिश्र को। राकेश जी, इससे पहले हम बात कर रहे थे तेलंगाना की, तेलंगाना में किस रूप में, तेलंगाना के नतीजों को किस रूप में देखते हैं, निहितार्थ क्या है? मैं वही कहने जा रहा हूँ कि 2018 से हमें देखना होगा। 2018 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ी, भारतीय जनता पार्टी वहाँ 6% वोट लाई और 1 सीट जीती जी। उसके बाद आप आएंगे 2020 के चुनाव में। 2020 में ग्रेटर हैदराबाद का जो स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनी। पहले नंबर पर BRS, दूसरे नंबर पर 48 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीते, तीसरे नंबर पे आपके ओवैसी की पार्टी रही। फिर जब आप 2023 के चुनाव में आए, 2019 के चुनाव में आप आएंगे, 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 19% वोटों के साथ 4 लोकसभा सीटें जीतती है। उसके बाद नगर निगम चुनाव आता है। अब हम 2023 का चुनाव देखते हैं। 2023 के चुनाव में भले ही कोई ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन खराब रहा, लेकिन मेरा मानना है कि 1 सीट से 8 सीट तक पहुंचना ये स्पष्ट कर रहा है कि निचले स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी मजबूत हो रहा है और मतदाताओं का रुझान भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, जो 2024 में बड़े स्तर पर परिलक्षित हो सकता है। और कहीं ना कहीं जो नतीजे हैं राज्यों के अगर देखें तो मैं लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में भी था, परिणाम तो खैर आ ही गए हैं। एक मैंने और स्थिति देखी कि भले ही अलग अलग राज्यों, अलग अलग राजनीतिक दलों को मत देने वाले व्यक्ति हों, लेकिन उनसे जब लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में आप पूछते हैं या सेंट्रल पॉलिटिक्स के बारे में पूछते हैं तो उनकी राय अलग होती। क्या आप मान के चलते हैं कि ये जो नतीजे उत्साहवर्धक तो हैं ही भाजपा के लिए, लेकिन और ज़्यादा कहीं ना कहीं इन राज्यों में आपको और ज़्यादा बेहतर स्थिति में 2024 में कहीं ना कहीं भाजपा आती दिखे? अश्विनी जी, मेरा व्यक्तिगत मत और आंकलन है जो मैं राज्यों में घूमा हूँ इस विधानसभा चुनाव के दौरान भी, और पिछले 3-4 लोकसभा चुनाव को मैं कवर किया हुआ अलग अलग राज्यों में। उसके हिसाब से मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 2024 के चुनाव को नरेंद्र मोदी बहुमत साबित करने के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि अपना 2019 में जो 303 सीटें उन्होंने हासिल की है उस आंकड़ा को आगे ले जाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस रणनीति के साथ वो चुनाव लड़ेंगे उस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने की स्थिति में दूसरे लोग नहीं होंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये हाल के 3 राज्यों के चुनाव हैं कि यदि मोदी अपने नाम पे विधानसभा का चुनाव जितवा सकते हैं तो मोदी अपने नाम पे लोकसभा चुनाव में सीटें भी बढ़ा सकते हैं। निश्चित तौर से, क्योंकि मैंने ये देखा लोगों का, अगर लोगों की राय ली जाए, भले विधानसभा चुनाव में वो कहीं ना कहीं अलग राजनीतिक दलों में देखें, लेकिन एक जो लोकप्रियता है, सर्वव्यापी लोकप्रियता है राजनीतिक दलों से इतर भी, भाजपा के अपने दलगत राजनीति से इतर भी दूसरे राजनीतिक दलों की जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तरीके से लोगों में दिखती है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे राकेश जी, ये पूरा का पूरा चुनाव अगर देखें तो मैनिफेस्टो में सब घोषणाएं करते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करूं, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी घोषणा भूपेश बघेल द्वारा कर्ज माफ़ी की गई। सबसे बड़ी घोषणा वहाँ पर और ज़्यादा महत्वपूर्ण घोषणा KG to PG फ्री एजुकेशन की गई, 200 यूनिट बिजली फ्री करने की गई।
आयुष्मान योजना वहाँ पर ठीक तरीके से नहीं लागू है, लेकिन जो स्वास्थ्य बीमा योजना है उसको 10 लाख से ऊपर बढ़ाने की भी बात की। इन सबको भी नकार दिया जाना, या फिर जो भाजपा ये कहती विकासवादी राजनीति बनाम मुफ्त की रेवड़ी वाली राजनीति, इतनी समझदारी जनता जो दिखा रही है वो किस बात को परिलक्षित करते हैं? परिणाम को देखते हुए अब हम पहले शुरू करते हैं 2018 के चुनाव से। 2018 के चुनाव में आम मतदाताओं ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस को जितवाया। 15 महीने के शासनकाल में कमलनाथ जी की तरफ से जो चुनाव पूर्व घोषणा की गई थी उसमें किसानों की कर्ज माफ़ी, बेरोजगारी भत्ता, आप देखेंगे कि उस 15 महीने में किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए राहुल गांधी जी की तरफ से ये वायदा किया गया था मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान कि 10 दिन के अंदर यदि किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं होगी तो हम चीफ मिनिस्टर बदल देंगे। 15 महीने में कांग्रेस का कहना है कि हम 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किए हैं, लेकिन जैसे ही 15 महीने के बाद शिवराज सिंह चौहान की सरकार आती है तो वो 11 लाख डिफाल्टर किसान कहां से आ गए जिनका ब्याज भारतीय जनता पार्टी सरकार को माफ़ करना पड़ा। यदि कांग्रेस सरकार की तरफ से माफ़ी की गई होती, कर्ज माफ़ी की, तो 11 लाख किसानों का, डिफाल्टरों का एक बड़ा पैक सामने नहीं आता। एक तो ये ले लीजिए, फिर बेरोजगारी भत्ता कहीं नहीं दिया गया। तो जो आप वायदा करते हैं छत्तीसगढ़ में जो वायदा किया गया वो वायदा पूरा नहीं किया गया, और उसमें सबसे बड़ा जो माइनस है मतलब इनके भूपेश बघेल जी के लिए वो है आपके जिन आदिवासियों ने आप पे विश्वास किया उन आदिवासियों के साथ आपने विश्वासघात किया। और उसका आप देखिए हंसदेव कोयला खदान मामला, आदिवासियों को आरक्षण का मामला, उनके जीवन शैली को बदलने का मामला, और तीसरा जो उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित किसानों के मुकदमे हम वापस लेंगे। आप पाएंगे कि 2014 से लेके और 2022 तक वहां ऐसे बहुत सारे मामले जिसका इन्होंने कहा था कि हम केस पूरा वापस ले लेंगे, कोर्ट से 95% लोग तो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। एजेंसियों ने उनके खिलाफ सबूत नहीं दिया। तो वायदा खिलाफी जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है मतदाताओं को ये सोचने के लिए हमको इनको वापस लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। और वही मौका भी होता है जब जनता जनादेश देती है। आप आदिवासी क्षेत्रों की बात करें, बस्तर संभाग में अगर देखिए 12 सीटों में 11 सीटें पिछली बार कांग्रेस को मिली थी। इस बार भाजपा कहीं ना कहीं उस क्षेत्रों में 8 से 9 सीटें बस्तर संभाग में ही हासिल कर रही। एक और महत्वपूर्ण वहाँ जो स्थिति रही, एक महत्वपूर्ण स्थिति रही, भाजपा ने वहाँ पर नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए महतारी बंधन योजना की शुरुआत की, जिसमें कहा गया कि विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपये 12,000 रुपये सालाना दिया जाएगा। किस रूप में आप देखते हैं सशक्तिकरण की चाहे बात हो, और राजस्थान में चाहे एट्रॉसिटी अगेंस्ट वुमेन की बात हो, नारी को या महिला को कहीं ना कहीं सुरक्षा का भाव भी मजबूत करने में भाजपा अपनी नीतियों से क्या अन्य राज्यों या अन्य राजनीतिक दलों के मुकाबले ज़्यादा प्रबल तरीके से मन बना पाई है या स्थापित कर पाई है? देखिए क्या होता है कि आपकी कानून व्यवस्था बेहतर होने के बाद जब आप सुरक्षा के विषय उठा रहे हैं, सुरक्षा, और दूसरा विषय होता है फिर स्वावलंबन। सुरक्षा यदि आप व्यवस्था बेहतर करेंगे तो फिर महिलाएं स्वावलंबन की तरफ आगे बढ़ पाएंगी। यदि सुरक्षा ही लचर होगी तो स्वावलंबन के सारे प्रयास फेल हो जाते हैं जी। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ये एक आपके पास सबसे बड़ा जो ब्रेक था वो ये था कि सुरक्षा को लेके आप बेहतर काम नहीं कर पाए तो स्वावलंबन की दिशा में आप परिणामकारी नहीं दे पाए कोई भी अपने योजनाओं का लाभ जी। राकेश जी, एक और मुद्दा कि जैसे अगर देखें आधी आबादी की सशक्तिकरण की बात कही जाए, अभी तो आंकड़े और भी आएंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि महिलाओं ने भरपूर दिल खोल के आशीर्वाद दिया है बीजेपी को, और कहीं ना कहीं मत प्रतिशत में जो इजाफा हुआ या फिर जो हासिल हुए मत प्रतिशत है उनमें आंकड़ा साफ तरीके से दिखता है। युवाओं के फर्स्ट टाइम वोटर्स या फिर युवाओं के भी अपेक्षाओं पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी उनकी आशाओं पर उनके अपेक्षाओं पर बीजेपी खरी उतरी है। किस रूप में देखते हैं, चाहे वो महिला आरक्षण विधेयक की बात हो, चाहे वो घरौनी खतौनी या केंद्र प्रायोजित योजनाओं में महिलाओं को स्थान दिए जाने की बात हो, या फिर आवास योजना में उनके घर से नाम किए जाने की बात हो, एक सशक्तिकरण का भाव पैन इंडिया पूरे अलग तरीके से बीजेपी बना पाई महिलाओं में, और उसका लाभ कहीं ना कहीं अभी दिख रहा है, आगे भी दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के पास एक पूरा पैकेज है, और वो पैकेज में आप देखेंगे तो जैसे आपने अभी जिक्र किया प्रधानमंत्री आवास योजना में 3-3.5 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, हर गरीब व्यक्ति को आवास मिले।
फिर आप जाएंगे स्वच्छता अभियान के तहत उनके घर में टॉयलेट बन रहा है। आप देखेंगे कि मुफ्त अनाज की डेट अब 24 से 29 कर दी गई है, यानी 5 साल और बढ़ा दी गई है, तो मुफ्त अनाज भी मिल रहा है। सौभाग्य योजना के तहत उन्हें घर में बिजली मिल रही है, उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें गैस सिलेंडर मिल रहा है, और मनरेगा के तहत उनको काम मिल रहा है, और महिलाओं को और घर के हर व्यक्ति को जो बीपीएल कार्डधारी है उनको आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का इलाज का भी मिल रहा है। यही इलाज राजस्थान सरकार ने रोक दिया आयुष्मान भारत को, और उन्होंने कहा कि हम चिरंजीवी योजना लागू किए हैं जिसमें 25 लाख रुपए तक एक व्यक्ति के इलाज के लिए। आप आज भी यदि राजस्थान सरकार से वो आंकड़ा मांगेंगे कि आपके यहाँ पिछले 1 साल 1.5 साल में चिरंजीवी योजना के तहत कितने लाभार्थी हुए हैं, तो वो आंकड़ा राज्य सरकार नहीं दे पा रही। राज्य सरकार की तरफ से पंजीकृत लोगों का आंकड़ा दिया जा रहा है, उपचार किए हुए लोगों का आंकड़ा नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब है कि एक तो जो मिलने वाली लाभ है आयुष्मान भारत का वो आपने रोक दिया, और चिरंजीवी योजना के तहत जो लाभ दिया जाना है वो मिल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं आप छल कर रहे हैं, और वो छल आपको परिणाम में दिखा। और यही स्थिति कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की भी बात करूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना वहां पर जमीन पर नहीं उतर पाई। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों से लेकर अपने घोषणा पत्रों में भी कहा तकरीबन 17 लाख 18 लाख के आसपास वितरण योजना में भी गड़बड़ी हुई। अनाज वितरण योजना वहां पर जमीनी हकीकत पर नहीं आ पाई। जो स्वास्थ्य बीमा योजना का 2024 के एमपी इलेक्शन की सेमीफाइनल बोल के देखा जाता था, इसलिए पूरे देश की जनता का मूड इससे क्लियर हो जाता है कि आगे आने वाला 24 का इलेक्शन 400 पार मोदी जी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी आएंगे, एनडीए आएंगे। ये निश्चित होता है कि आगे आने वाला जो लोकसभा का इलेक्शन है इसमें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। महागठबंधन प्रमोद सावंत ये बता रहे हैं कि इसके असर 2024 में दिखेंगे और 400 के पार कहीं ना कहीं अगली बार की सरकार आएगी। राकेश जी, इससे पहले जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, मुख्यतया तो भाजपा की ही प्रतिक्रियाएं आ रही, प्रतिक्रियाएं दूसरे राजनीतिक दलों की आ ही नहीं पा रही हैं। किस रूप में हमसे पहले कह रहे थे कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं कहीं ना कहीं हकीकत पर ज़मीन पर नहीं उतर पाई, उसका भी खामियाजा राजनीतिक दल को भुगतना पड़ा। आदिवासी क्षेत्रों में एक अदद मकान बहुत बड़ी दरकार होती है आम आदमी की, जो गरीब या फिर आदिवासी हो। 17 लाख 18 लाख के आसपास भाजपा ने कहा कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत करेंगे और इतने वो देंगे। योजना का भी नाम बदल के अलग तरीके से छत्तीसगढ़ में योजनाओं को पार्टी विशेष के नेताओं के नाम पर किया गया। जो छल किया गया वो, और साथ ही साथ जो एक संगठित तरीके से प्रचार किया गया, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले हों, चाहे महादेव ऐप के मामले हों छत्तीसगढ़ के ही संदर्भ में, या फिर चाहे खदानों से संबंधित मामले हों, जनता ने ये भ्रष्टाचार के मामलों पर कहीं ना कहीं मुख्यतया अपने ध्यान में रखकर ये जनादेश दिया। हम पहले आदिवासी क्षेत्र की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी क्षेत्र है वो 2 भागों में बटा हुआ है, एक उत्तर बस्तर, एक दक्षिण बस्तर। उत्तर बस्तर में जो क्षेत्र आता है वह सरगुजा, अंबिकापुर, भैयाथान ये वाला इलाका आता है, जिसके लीडर हैं टी सिंहदेव जी। फिर आप दक्षिण में आ जाइए। दक्षिण में कांग्रेस के पास किसी टाइम पे बड़े लीडर महेंद्र कर्मा थे, विद्याचरण शुक्ला थे, ये बड़े लीडर थे जो आपके मारे गए, झीरम घाटी में मारे गए। हाँ, अब इन दोनों में देखिए, तो आप जब उत्तर में जाएंगे तो उत्तर बस्तर में इस बार जो नुकसान हुआ उसका 2 कारण है। पहला, जब पंचायती राज मंत्री थे टी सिंहदेव जी, तो उन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिए पंचायती राज व्यवस्था में कई नियमों में परिवर्तन किया कि जिससे आदिवासी समाज स्वावलंबी हो सके, उसको हम राकेश जी आपको रोकेंगे क्योंकि जश्न का माहौल है और सब जगह जो है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित भाजपा मुख्यालय में थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, और जीत का श्रेय जो है, जो जीत का सेहरा है, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांधा गया है। कहा जा रहा है सभी केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट हो या फिर संगठन के पदाधिकारियों के बयान हो, स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व, कृतित्व, उनकी योजनाओं को श्रेय दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं भाजपा मुख्यालय, जहाँ पर जेपी नड्डा, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया है, और बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता इस समय मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं भाजपा मुख्यालय, दिल्ली स्थित दीनदयाल मार्ग पर स्थित भाजपा मुख्यालय। अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं वहां मौजूद पार्टी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पुष्पगुच्छ देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है।
अभिवादन स्वीकार कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबका अभिवादन का स्वीकार करते हुए आ रहे हैं। पूरे देश के कार्यकर्ताओं की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन का स्वीकार कर रहे हैं। स्वागत है। आज जनता के धन्यवाद सभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। अरे गारंटी है भाई, गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है, गारंटी है भाई, गारंटी है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। गारंटी है भाई, गारंटी है, गारंटी है भाई, गारंटी है, गारंटी है भाई, गारंटी है, गारंटी है भाई, गारंटी है। स्वागत है भाई, स्वागत है। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। गारंटी है भाई, गारंटी है, 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 गारंटी है भाई, गारंटी है। आज जनता के इस धन्यवाद सभा में दुनिया के लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मंच पे हम स्वागत करते हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेकर मंच पे आए हैं। अरे गारंटी है भाई, गारंटी है, गारंटी है भाई, गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि वे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सब की ओर से पुष्पमाला पहनाकर स्वागत करेंगे। आदरणीय रक्षा मंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी का पुष्पमाला पहनकर स्वागत करेंगे। अरे गारंटी है भाई, गारंटी है, गारंटी है भाई, गारंटी है। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से नम्र निवेदन करता हूं कि वो अपना स्वागत पर भाषण या करें। आदरणीय नड्डा जी। सभी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस आभार कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री जी श्री अमित भाई शाह जी, और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। आज यह हमारा सौभाग्य है कि जब 4 विधानसभाओं के
नतीजे आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है, बहुत बड़ी जीत हासिल की है। ऐसे खुशगवार समय में मैं अपनी ओर से और आप सब लोगों की ओर से और लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो डिजिटल के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हैं, उन सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस कार्यक्रम में आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। जब हम प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं तो दिल से उनको हम धन्यवाद भी देते हैं, और हम धन्यवाद इसलिए देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव लड़ती है, चाहे वो प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो देश का चुनाव हो, चाहे काल कोई भी अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सबसे आगे बढ़ करके नेतृत्व को संभाला है और हमेशा उस चैलेंज को पूरा किया है। He has always led the campaign from the front, और उन्होंने अथक प्रयास, अथक मेहनत और संगठन और चुनाव के राजनीति और रणनीति की छोटी छोटी बारीकियों से लेकर उससे निकलने वाले नतीजे तक का खुद ध्यान रखते हुए चुनाव को इस मुकाम तक पहुंचाया है, और एक नहीं अनेकों चुनाव को पहुंचाया है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। मित्रों, ये जो संदेश इस चुनाव के नतीजों ने दिया है, वो स्पष्ट बताता है कि देश ने समझ लिया है कि अगर कोई गांव को मजबूती दे सकता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर कोई गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, आदिवासी भाई, अनुसूचित जाति का भाई, इनको कोई सम्मान के साथ मुख्य धारा में ला सकता है तो वो और कोई नहीं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और इसीलिए चाहे महिलाओं का सशक्तिकरण हो, चाहे किसान को सम्मान देने की बात हो, चाहे युवाओं की आकांक्षाओं और आशाओं को आगे बढ़ाने का, उनके सपनों को साकार करने का काम हो, वो सबको अगर विश्वास है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर है, जिनके माध्यम से वो आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मैं यहां आपको यह भी कहना चाहता हूं, अभी नारे लग रहे थे मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी। ये चुनाव इस बात को भी स्पष्ट इंगित करता है कि देश में अगर किसी की गारंटी है तो एक ही गारंटी है, वो मोदी जी की गारंटी है। और यह चुनाव के नतीजे एक और संदेश देते हैं जो स्पष्ट है कि मोदी है तो, मोदी जी है तो, ये स्पष्ट हम सबको देखने को मिलता है। मित्रों, यह चुनाव एक और बात का संदेश देते हैं। जातिवाद और तुष्टीकरण, ये जिस तरीके से इंडी अलायंस ने जातिवाद फैलाने की कोशिश की, जिस तरीके से
समाज को खंडित करने की कोशिश की, जिस तरीके से देश को बांटने की कोशिश की और तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया, इन दोनों पर मोदी जी का विकास का पलड़ा भारी पड़ा है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और देश ने विकास को आगे रख करके इन चुनाव के नतीजों पर मोहर लगाई है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, आज ये इंडिया अलायंस, इनको नया नया शौक, नया नया जोश, नया नया नारा, ओबीसी 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 की चिंता नहीं हुई। ये नए नए लोग, ये इंडिया अलायंस के लोग, ये कांग्रेस के लोग घड़ियाली आंसू बहाकर ओबीसी का नारा लगाते हैं। ये भूल जाते हैं कि देश को ओबीसी का प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ओबीसी के प्रधानमंत्री रहे हैं। और सबके समाज का, सबका विकास करने का प्रण लेकर, सबको साथ लेकर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री जी पर जिस तरीके से इस चुनाव में भद्दी टिप्पणियां की, जो नहीं सिर्फ असंसदीय थी, नहीं सिर्फ वो एक तरीके से बहुत ही निम्न स्तर की थी, ऐसी टिप्पणी की कांग्रेस के नेताओं ने, जिसको सार्वजनिक मंच से दोहराना भी मुश्किल होता है। ऐसी भद्दी टिप्पणियां प्रधानमंत्री जी पर की। क्या उस समय उनको ध्यान में नहीं था कि ये मोदी जी को गाली देने का मतलब ओबीसी को गाली देना है, पिछड़ी जाति को गाली देना है? ये उस समय उनके ध्यान में नहीं था क्या? और एक और नेता पैदा हुए, मैं ना माफी मांगू, मैं ना माफी मांगू, यानी रस्सी जल गई, बल नहीं गया है, बल नहीं गया है। और ये चुनाव के नतीजे ऐसे नेताओं का बल एक बार नहीं, अनेकों बार बल खत्म करते हैं, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और आपके बीच में, क्योंकि हम सब लोग उनको सुनने के लिए आए, मैं बहुत देर नहीं रहना चाहता, लेकिन यहां पर इस मंच से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं भारत की जनता, राजस्थान की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, तेलंगाना की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके समर्पण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये मतदाता ही परमेश्वर होता है, वही फैसला करता है, वही आशीर्वाद देता है। और कोटि कोटि उनको धन्यवाद, जिन्होंने बड़ी संख्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को आशीर्वाद देकर के ये सफलता दिलाई है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके साथ साथ मेरे सामने बैठे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष और आपसे जुड़े हुए और टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हुए हमारे लाखों कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस चुनाव को मोदी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ लड़ा और यशस्वी हुए हैं। उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मेरे से अक्सर पत्रकार पूछते थे, रणनीति क्या है, रणनीति क्या है? मैं बार बार बोलता था, रणनीति पर्दे का विषय होता है और रणनीति समय पर ही खुलती है। मेरे कार्यकर्ताओं ने इस रणनीति को, जो बारीकियां संगठन ने बताई थी, उनको बखूबी धरती पर उतारा है और हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात जमीन पर जाकर मेहनत की और जो वातावरण बना, उस वातावरण को वोट में बदलने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं।
चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि समाज के किसी एक इलाके का हमको वोट नहीं मिला, समाज के किसी एक वर्ग का वोट नहीं मिला, समाज के किसी एक जाति का वोट नहीं मिला। हमें मोदी जी के नेतृत्व में सभी जातियों का, सभी वर्गों का और सभी इलाकों का आशीर्वाद मिला। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए यह जीत सही तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको आगे बढ़ाने का काम है। मैं अपने कार्यकर्ताओं को पुनः धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। दिन नहीं, हफ्ते नहीं, उन्होंने महीनों अपना घर छोड़ करके पार्टी के लिए बूथ पर जाकर के काम करके इस योजना को आगे बढ़ाया, सफल किया। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। मित्रों, मैं जानता हूं आपके साथ साथ मैं भी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर हूं। इसलिए आपके और उनके बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ पुनः प्रधानमंत्री जी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और मैं निवेदन करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि वो हम सब का मार्गदर्शन करें और हमारे को आगे का रास्ता बताएं। माननीय प्रधानमंत्री जी।